रहीम अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नादरीन, पाकिस्तान के वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में खौफनाक धमाका हुआ है। अब तक जो इतलात है मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। इस्लामाबाद का इलाका है रावल चौक, उसके करीब। ये कोई ज़्यादा दूर दराज का इलाका नहीं है। ये बाकायदा जो इस्लामाबाद के रेड जोन में इसकी आवाज़ सुनी गई है, और बहुत सारे ऐसे इलाके यहाँ करीब हैं, बड़े हसास मकामात। और यहाँ ये रावल डैम के नज़दीक मेरी, क्योंकि एहतशाम अब्बासी साहब ने बड़ा लंबा अरसा कवरेज की है इस्लामाबाद में, मेरी उनसे बात हुई तो उन्होंने मुझे एग्जैक्ट लोकेशन जो है वो बताई कि जनाब यहाँ पे ये सानिया हुआ है। तो इस्लामाबाद में इमाम बारगाह के ऊपर खुदकुश धमाका हुआ, और उस धमाके में 70 के करीब पहले बताया गया कि शहादतें हुई हैं, और ये पहले बताया था डीसी ने, लेकिन फिर उसके बाद उन्होंने अपने ट्वीट को डिलीट कर दिया। जो इन्फॉर्मेशन उन्होंने पास ऑन की थी उसे उन्होंने डिलीट कर दिया। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद ने अपनी बहुत सारी ट्वीट्स जिसमें वो धमाके के हवाले से अपडेट्स कर रहे थे, उन ट्वीट्स को एकदम डिलीट किया है। लेकिन अब तक हमारे पास जो अब मुसद्दका हुकूमत की जानिब से इतला आ रही है वो ये है कि 31 अफराद अब तक इस वाक़े में शहीद हो गए हैं, इस वक्त जो डाटा हुकूमत ने दिया है, जबकि इसमें जो ज़ख्मी है उनकी तादाद 170 के करीब है। ये अपनी नौयत का एक बड़ा खौफनाक वाक़या है, और 3 माह के अंदर इस्लामाबाद में होने वाला दहशतगर्दी का ये दूसरा बड़ा वाक़या है। इससे पहले नवंबर के इख्तिताम के करीब एक खौफनाक धमाका हुआ था इस्लामाबाद में, जिसमें 12 लोग शहीद हो गए थे और बहुत सारे ज़ख्मी हो गए थे, और उस वक्त पुलिस को टारगेट करने की कोशिश की गई थी। इस वक्त जो है वो नमाजियों को टारगेट की गई है इमाम बारगाह में, जब नमाज जारी थी, और बहुत बड़े पैमाने पर तबाही हुई है। अब तक जो मुसद्दका इतलात हैं वो मैंने आपको बताई कि 31 अफराद जाँ बहक हुए हैं इस वाक़े में, शहीद हुए हैं, जबकि 170 के करीब लोग जो है वो इसमें ज़ख्मी हैं। मज़ीद लोगों की शहादतों का भी खदशा है, क्योंकि बहुत सारे लोग बड़ी तशवीशनाक हालत में यहाँ से अस्पतालों में पहुँचाए गए हैं। पिम्स अस्पताल में बड़ी तादाद में लोगों को लाया गया है। अब जो इस्लामाबाद के रहने वाले नौजवान हैं उनसे गुजारिश है कि वो खून के अतियात देने के लिए इस्लामाबाद के अस्पताल का रुजू करें, क्योंकि इस हवाले से कुछ उलमा इकराम ने और कुछ दीगर लोगों ने सोशल मीडिया के ऊपर भी ये अपील की है कि लोगों को ब्लड की ज़रूरत है, तो खून देने के लिए, खून के एहतियात देने के लिए अस्पतालों में आप जाएं। नाज़रीन, ये वाक़या जब हुआ तो उसके बाद फौरी तौर पे तो बिल्कुल एकदम खामोशी थी, लेकिन फिर मीडिया पे आहिस्ता आहिस्ता इसकी खबरें आना शुरू हुई। मीडिया इस वाक़े के बारे में टिक्कर चला रहा था, इसके बारे में खबर दे रहा था, और जो डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद है वो भी इसके बारे में अपडेट कर रहा था। लेकिन फिर एकदम सारा कुछ रुक गया। पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का मीडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव है, और पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने यह हुक्म जारी कर दिया कि इस धमाके की कवरेज नहीं करनी। हालांकि माजी में इससे बहुत कम शिद्दत के, बहुत कम नौयत के धमाके होते रहे, दहशतगर्दी के वाक़यात होते रहे, तो मीडिया चैनल्स अपने लोगोज इन्हें ब्लैक कर लेते थे, सयाह कर लेते थे गम के अंदर, और फिर एक मैराथन ट्रांसमिशन चला करती थी कि दहशतगर्दी का वाक़यात हुआ है, लिहाजा दहशतगर्दी को रोकने के लिए पूरी कौम को इकट्ठा होना चाहिए। और फिर मीडिया अपडेट्स देता था, सूरत-ए-हाल के बारे में आगाह करता था। लेकिन इस मरतबा मीडिया को भी मना कर दिया गया, और मुबैना तौर पे जो डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद हैं उनकी ट्वीट्स भी डिलीट करवा दी गई हैं। वजूहात क्या है इस पर हम बात करेंगे, लेकिन ये इंतहाई अफसोसनाक और काबिल मजम्मत सानिया है। इस वाक़े में दावा किया गया आईजी इस्लामाबाद की मौजूदगी में, ये अली नासिर रिजवी इनका नाम है, दावा किया गया कि उनके अपने एक रिश्तेदार भी इस वाक़े के अंदर शहीद हो गए, और उस पर आईजी साहब बड़े दुख में खड़े थे जब वो वाक़या एक आलिम दीन उनके साथ खड़े होकर बता रहे थे कि इनका अपना रिश्तेदार जो है वो इस वाक़े के अंदर मारा गया, शहीद हो गया। तो आईजी साहब जो है वो भी बड़े दिल गिरफ्तार हैं, बहुत परेशान है। लेकिन हैरत अंगेज तौर पे इसकी 3-4 चीज़ें मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। एक तो ये दहशतगर्दी का वाक़या दूसरा है, और इस्लामाबाद में हो रहा है, और उस वक्त हो रहा है जब उज़्बेकिस्तान के सदर पाकिस्तान में मौजूद हैं। तो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियां कहाँ हैं, यह है सबसे बड़ा सवाल। पाकिस्तान 25 करोड़ अवाम का मुल्क है, दुनिया की बेहतरीन फौजों में से एक फौज हमारे पास है, हमने बेशुमार बजट अपनी इंटेलिजेंस के लिए एजेंसियों को दे रखे हैं। वो इंटेलिजेंस एजेंसियां कहां गई, ये सवाल जब हमने बलूचिस्तान के हवाले से पूछा तब कहा गया ये गद्दार है। जब ये सवाल हमने कई मौकों पर पूछा तो कहा गया ये गद्दार है। जब कबायली इलाकों में दहशतगर्दी बढ़ी हमने तब ये सवाल पूछा
कहा गया ये गद्दार है। हमने जब ये पूछा कि बॉर्डर क्रॉस करके दहशतगर्द पाकिस्तान में कैसे आते हैं, जब ये सवाल पूछा तो कहा गया ये गद्दार है। और अब इस्लामाबाद में दूसरा दहशतगर्दी का बड़ा वाकया 3 महीने के अंदर हो गया, और ये तो इंतहाई खौफनाक वाकया है जिसके आदाद शुमार अभी सामने आएंगे। अब इतने बड़े वाकये के बाद पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज की नाकामी के ऊपर सवाल ना उठाया जाए तो क्या किया जाए? कोई भी मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी होगा, कोई भी ऐसा पाकिस्तानी जो पाकिस्तान से वफादार है, वो ये सवाल जरूर पूछेगा कि इतना पैसा हम खर्च करते हैं, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियां दहशतगर्दी के वाकयात को रोक क्यों नहीं पा रही? खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी हो रही है, नहीं रोक पा रही। बलूचिस्तान में लगातार दहशतगर्दी बढ़ती चली जा रही है, हत्ता कि पूरी एक ट्रेन को काबू कर लिया दहशतगर्दों ने, पूरी ट्रेन यरगमाल बना ली और वहां कत्लेआम किया, एजेंसियां कुछ ना कर पाई। उसके बाद जो है वो 12 शहरों के ऊपर एक साथ अटैक कर दिया गया, और अक्सर किसी ना किसी शहर को यरगमाल बना लिया जाता है। पूरा का पूरा बलूचिस्तान जो है वो नो गो एरिया बना हुआ है। आप सड़कों में ट्रेवल नहीं कर सकते, आप एक इलाके से दूसरे इलाके में जा नहीं सकते। शाम के वक्त आप कोयटा से बाहर नहीं निकल सकते, आप कोयटा के अंदर दाखिल नहीं हो सकते। बसें बंद कर दी जाती हैं, ट्रेनें बंद कर दी जाती हैं, इंटरनेट बंद कर दिया जाता है। इतनी बदतरीन सूरत हाल है, और पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसियां मुकम्मल तौर पे नाकाम हो चुकी हैं। उन्हें चाहिए कि कोई जिम्मेदारी तो ले इस बात की। भाई, जो लोग अभी काम कर रहे हैं वो लोग जिम्मेदारी लें और दूसरे लोगों को जिम्मेदारी दे दें। अगर आपसे काम नहीं हो रहा, या आप परफॉर्म नहीं कर पा रहे, या आपके ऊपर कुछ और दबाव है, तो आप साफ बात करें और जिम्मेदारी किसी और को दें। पूरी दुनिया में ऐसे ही होता है। दुनिया में जहां पे भी दहशतगर्दी के वाकयात होते हैं, इंटेलिजेंस अफसरान और इंटेलिजेंस एजेंसियां वो उनकी जिम्मेदारी लेती हैं, और ना सिर्फ वो जिम्मेदारी लेते हैं बल्कि उसके बाद वो इस्तीफे भी देते हैं जिम्मेदारी लेने के बाद, या उन्हें नौकरियों से हटा दिया जाता है। लेकिन पाकिस्तान में ऐसा कुछ नहीं हो रहा, क्योंकि इंटेलिजेंस एजेंसियों की सारी तवज्जो इस वक्त पॉलिटिकल मामलात के ऊपर है। आप गौर करें ना, पीटीआई को जलसा नहीं करने देना, इनकी हड़ताल की कॉल को नाकाम बनाना है, इमरान खान को कैसे कमजोर करना है, इमरान खान को कैसे मारना है, इमरान खान को कैसे दीवार के साथ लगाना है, ईमान मजारी को कैसे जेल के अंदर डालना है, उस पर तशद्दुद कैसे करना है, सोराब बरकत को अंदर रखने के लिए मजीद कौन से मुकदमा दर्ज करने हैं, अरशद शरीफ का केस कैसे खत्म करवाना है, आईनी तरामीम कैसे करवानी है। यानी यहां पे सारा का सारा मामला इंटेलिजेंस एजेंसियों का जुड़ा है सियासी मामले के साथ। जो दहशतगर्दी को कंट्रोल करने के लिए उनका पूरा एक मैकेनिज्म काम करता था, ऐसा लगता है कि वो कहीं सो गया या वो काम ही नहीं कर रहा। इतनी तेजी से दहशतगर्दी पाकिस्तान में बढ़ रही है, और कोई जिम्मेदारी तो लेने वाला हो ना। कोई एक शख्स कहे, वजीर दाखिला पाकिस्तान का, चलो वही जिम्मेदारी ले ले इन वाकयात की। वो वजीर दाखिला क्योंकि आसिम मुनीर साहब का बहुत करीबी है, ताल्लुक वाला है, उसका आसिम मुनीर साहब से बड़ा दिली और करीबी रिश्ता है, तो उसकी वजह से वजीर दाखिला पीसीबी के चेयरमैन भी हैं और वजीर दाखिला भी हैं मोहसिन नकवी साहब। अब बतौर पीसीबी के चेयरमैन के वो क्रिकेट को एंजॉय करते हैं, वो वहां सैर सपाटे करते हैं, वहां के बजट उनके पास हैं, और बतौर वजीर दाखिला वो पूरे पाकिस्तान को कंट्रोल भी करते हैं। अब ये कितनी गैर संजीदा बात है कि पाकिस्तान का जो सबसे टॉप का खेल है वो भी एक शख्स को थमा दिया कि जनाब इसको भी आप संभालें, और पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा मसले में से एक मसला है दहशतगर्दी का, वो भी उसी शख्स को थमा दिया कि इससे भी आप निपटे। तो वजीर दाखिला जो है वो कभी कहते हैं कि एसएचओ चाहिए, कभी कहते हैं 2-3 हमें जो है वो मिल जाएं, 2-4 हमें ये मिल जाएं, सरफराज बुगटी तो हम दहशतगर्दों को खत्म कर देंगे। लेकिन अपनी जिम्मेदारी का एहसास नहीं कर रहे, अपनी जिम्मेदारी का बिल्कुल एहसास नहीं है। हर चीज को बिल्कुल गैर संजीदा तरीके से कर रहे हैं, हर चीज को वैसे कर रहे हैं जैसे कोई दिमाग के बगैर आदमी होता है वो ये काम करता है। पाकिस्तानी हुकूमत को 58,000 पाकिस्तानियों के बारे में डाटा मिल गया, जिनके बैरून मुल्क असासे, अकाउंट्स हैं और जायदादें हैं। इन असासों की कुल मालियत $8 अरब है, और ये 58 ममालिक में फैले हुए हैं। हाजिर और रिटायर्ड सरकारी अफसर भी इस फहरिस्त के अंदर शामिल हैं, जिनकी तादाद 750 है। फहरिस्त में शामिल दीगर अफराद में 56 सियासतदान, 300 बड़े और छोटे ताजिर और 37,000 पाकिस्तानी शामिल हैं, जिन्होंने गुज़िश्ता 15 सालों में अपनी शहरियत तर्क कर दिया, पाकिस्तानी शहरियत छोड़ के बाहर चले गए। अच्छा जी, इसमें यह बता रहे हैं कि 2,570 से ज्यादा सरकारी मुलाजमीन, जिनमें ज्यादातर ग्रेड 16 और इससे ऊपर के अफसरान हैं, या तो वो खुद दोहरी शहरियत रखते हैं, 2 मुल्कों की उनके पास नेशनलिटी है, या इनकी शरीक हयात के या बच्चे वहां की शहरियत रखते हैं। हुकूमत इन अफराद के खिलाफ तकरीबन 450 टैक्स चोरी के मुकदमा दायर करने का इरादा रखती है। नादरीन, ये हो गया जी मामला, ये कहानी आपको सुना दी गई। ये मंजन अब आपको बेचा जाएगा कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ को और एस्टेब्लिशमेंट को बड़ी फिक्र है कि जनाब पाकिस्तान में करप्शन हो रही है और करप्शन का पैसा बाहर जा रहा है।
ये मंजन आपको पहली दफा नहीं बेचा जा रहा, ये आपको पहले कई दफा बेचा गया। ये मंजन आपको ज़िया उल हक के दौर में बेचा गया, ये मंजन आपको परवेज मुशर्रफ के दौर में बेचा गया, ये मंजन आपको राहील शरीफ के दौर में बेचा गया, ये मंजन आपको जनरल बाजवा के दौर में बेचा गया, और यही मंजन आपको अब आसिम मुनीर साहब भी इनके दौर में भी बिक रहा है। अब मंजन है क्या कि एस्टेब्लिशमेंट को बहुत गुस्सा चढ़ता है जब कोई करप्शन करता है। देखिए, मेरी दिलचस्पी इसमें है कि पाकिस्तान के सारे फैसले तो करती है एस्टेब्लिशमेंट। हर इदारे के ऊपर काबिज कौन है? एस्टेब्लिशमेंट। हर जगह पे बैठा हुआ कौन है? एस्टेब्लिशमेंट। नैब को कौन करता है कंट्रोल? एस्टेब्लिशमेंट। जितने इदारों में करप्शन हो रही है वो एस्टेब्लिशमेंट की नाक के नीचे हो रही है। तो जिस वक्त करप्शन हो रही थी, जब मीडिया बता रहा था, तब इनके कानों पे जूं तक नहीं रेंगी। अब अचानक से इनको करप्शन क्यों याद आ गई, ये सोचने वाली बात। एक बात जिसके ऊपर मुझे पूरा यकीन है कि करप्शन को लेकर मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के अंदर जरा सा भी रद्द-ए-अमल नहीं है, इतना सा एक टके का रद्द-ए-अमल नहीं है। उसकी वजह यह है कि अगर इन्हें करप्शन बुरी लगती तो ये आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ के केसेस माफ करवा के उन्हें इक्तदार में कभी ना लेकर आते। अगर इन्हें करप्शन बुरी लगती तो ये NRO 1 और NRO 2 दोनों NROs कभी ना देते। और ये दोनों NROs किसने दिए? मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने दिए। एक दफा मुशर्रफ दौर में हुआ, एक दफा बाजवा के और आसिम मुनीर साहब के दौर में हुआ। तो इसको आप ज़हन में रख लें कि पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट करप्शन को अप्रिशिएट कर सकती है, करप्शन के बिल्कुल खिलाफ नहीं है। वो करप्शन को बुरा नहीं समझते, वो बुरा समझते हैं कि कोई अकेला करप्शन करे, या उन्हें बुरा लगता है कि कोई करप्शन करे और फिर बात भी ना माने। यानी अगर उनकी बात मानते रहे, आप करप्शन करते रहे, प्रॉब्लम ही कोई नहीं है। मुझे खुद मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के एक बंदे ने यह कहा था कि हमें वो आदमी सूट करता है जो करप्ट होता है, क्योंकि उससे हम बड़े आराम से अपना काम करवा लेते हैं। जो बंदे ईमानदार होते हैं और जिनके अंदर ज्यादा हुब्बुल वतनी का वो भरा हुआ होता है जज्बा, वो हमारे काम नहीं आ सकते। मुझे खुद कहा था और सीनियर ऑफिसर ने कहा था। अब नाज़रीन, मामला यह है कि ये जो करप्शन की कहानी सुनाई जा रही है, ये क्यों सुनाई जा रही है? ये आपको सिर्फ एक मंजन बेचा जा रहा है, और ये पहली दफा नहीं है। ये नून लीग का और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का तरीका वारदात है। एक खबर सुनाता हूं आपको। 9 मई तो आपको याद होगा, 9 मई 2023। लेकिन आज आपको एक और 9 मई मैं याद करवाता हूं, और ये है 9 मई 2014, यानी आज से 11 साल पहले 9 मई। उस 9 मई पे इसहाक डार साहब ने कौम को यह बताया था, जुम्मे का दिन था, और पार्लियामेंट के अंदर उन्होंने बताया था कि पाकिस्तानियों के 200 अरब डॉलर्स पड़े हुए हैं स्विस बैंकों के अंदर। अब तो ये कह रहे हैं ना 8 अरब डॉलर, यानी जितनी औकात होती है उतनी बड़ी बात करता है लोग। उस दौर में जरा एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत को लगता था बहुत पैसा है। अभी बेचारे 1-1 अरब डॉलर के लिए तरस रहे हैं, तड़प रहे हैं, बेचारे पैसा ही नहीं है इनके पास अपना। तो अब 8 अरब डॉलर पे आ गया। वो 200 अरब डॉलर स्विस बैंकों में पड़ा हुआ था डार के मुताबिक। अब कहते हैं जी 8 अरब डॉलर है जो बाहर पड़ा हुआ पाकिस्तानियों का, हमने लेकर आना है वापस। तो ये 200 अरब डॉलर कहां गया? ये तब भी चूना बेचा गया था पाकिस्तानियों को, और चूना लगाया गया था, चूरन बेचा गया था। स्विस बैंकों से 200 अरब डॉलर वापस लाएंगे। हुकूमत का कौमी असेंबली में ऐलान। 2014 में नवाज शरीफ की हुकूमत, इसहाक डार वजीर खारजा और राहील शरीफ था गालिबन उस वक्त, हाँ राहील शरीफ ही था उस वक्त, आर्मी चीफ था। तो उस वक्त जनाब ये फैसला हुआ कि इन बैंकों में रकूम जमा करवाने वालों के नाम और अकाउंट की तफसीलात हासिल करने के लिए स्विट्जरलैंड और पाकिस्तान के दरमियान टैक्स मुआहदे में तरामीम के लिए 26 अगस्त को मुज़ाकरात होंगे। ना मुज़ाकरात हुए, ना किसी का नाम आया, ना कुछ पता चला। बाद में पनामा पेपर्स के अंदर पता चला कि इधर तो जनाब पनामा लीक्स हो गई है। यहां पे तो जो है वो एक और जो है वो बरतानिया के अंदर जो है वो बेनामी प्रॉपर्टीज निकल आई है। तब पता चला कि एक शरीफ खानदान है, पेंट हाउस पायरेट्स, आपको याद है? इनकी बड़ी कहानियां मशहूर हुई थी। बहरहाल ये चूरन पहले भी पाकिस्तान को बेचा गया, बार बार बेचा गया। एहतसाब करेंगे, परवेज मुशर्रफ भी इसी नारे के साथ आया था, सबका एहतसाब कर दूंगा। किसी का एहतसाब नहीं किया, बल्कि उसके दौर में करप्शन को 4 चांद लग गए, पर लग गए करप्शन को। टका के करप्शन की गई उसके दौर में भी। पैसा ही बहुत आया पाकिस्तान में, रियल स्टेट माफिया बन गया उस दौर में। बहुत सारे माफिया ऐसे जो पहले कभी नहीं थे, वो माफिया उस दौर में बने। तो ये कौम को ना तवज्जो हटाने के लिए कि जनाब हम बड़े खिलाफ हैं करप्शन के और इमेज बिल्डिंग होगी, कुछ इधर से पकड़ के इसको जबा कर दिया, उसको पकड़ के जबा कर दिया। अभी एक पकड़ा हुआ बेचारा ADCR, चंद अरब की करप्शन की होगी बेचारे ने। भाई पकड़ना है तो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के उन लोगों को पकड़ो जिन्होंने जजीरे लिए हुए हैं। मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के उन लोगों को पकड़ो जिनके नाक के नीचे करप्शन होती है, और आज तक उनसे पूछा नहीं गया कि जनाब ये करप्शन आपके नाक के नीचे होती है, पैसा कहां से आता है। जरा नाम निकाले ना उन लोगों के, पता करें कि उन लोगों ने कितना पैसा बनाया।
और बाहर के खाली ब्यूरोक्रेट जाके रहते हैं। मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के लोग जो रिटायर हो जाते हैं वो जाके बाहर नहीं रहते, वो भी रहते हैं। बाकी बहुत सारे लोग हैं और वो भी बाहर जाके रहते हैं, वहां जाके शहरियत ले लेते हैं, क्योंकि इनके पास लूट का माल बहुत ज्यादा होता है। काम तो करना नहीं पड़ता, बाकी जिंदगी गुजारते हैं याशी में बीवी बच्चों के साथ। बहरहाल एक एडीसीआर जो है उसको सरकारी ऑफिसर को गिरफ्तार किया गया, और ये जो सरकारी ऑफिसर है ये जनाब अली गिरफ्तार होता है सियालकोट से। पहली खबर इसकी आती है, मोहम्मद उमैर साहब देते हैं, जर्नलिस्ट हैं। वो ये कहते हैं सियालकोट के हुकूमती हल्के के हरदिल अजीज आरओ, ये आरओ भी थे, रिटर्निंग ऑफिसर थे अहम तरीन हल्के के। तो ये आंखों के तारे हैं ना ख्वाजा आसिफ वगैरह इस तरह के लोगों के। तो जनाब ये क्योंकि आरओ थे, और फिर आपको पता है रिहाना डार साहिबा के साथ क्या हुआ, बाकी लोगों के साथ क्या हुआ वहां पे, और इस किस्म के लोगों ने ही किया। जो यास्मीन राशिद साहिबा के साथ हुआ लाहौर में, इसी किस्म के लोगों ने किया। जो आलिया हमजा साहिबा के साथ हुआ, इसी तरह के लोगों ने किया कि इधर का इलेक्शन उधर कर दिया। जो कुछ मरियम नवाज को इलेक्शन जितवाने के लिए महर शराफत के खिलाफ हुआ, इसी तरह के लोगों ने किया। तो जनाब ये भी एक शख्सियत थे, और इनको जनाब गिरफ्तार किया गया करप्शन के मामले पर। एंटी करप्शन ने 5 रोज का रिमांड हासिल कर लिया। एक जिले में करप्शन का ये लेवल है, पूरे सूबे में कितनी करप्शन हो गई है उन्होंने खबर दी थी। अब जनाब पता चलता है कि एक सूबाई और वफाकी वजीर जो है वो मुश्किल में आ गया। पहले ये खबर आती है इस आदमी के गिरफ्तार होने के बाद, और फिर पता चलता है कि करप्शन का मामला करोड़ों का नहीं अरबों का है। तो चलो अरबों इसने खा लिए तो क्या हुआ, बेशुमार लोग अरबों खाते हैं। भाई जितने लोगों से आपने 2 नंबर काम करवाया, पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने इनसे जाली फॉर्म 47 लिए थे ना आरओ से, तो जिन्होंने जाली फॉर्म 47 लिए आरओ से वो है ना रिस्पॉन्सिबल, क्योंकि इन्होंने तो जालसाजी कर दी। अब तो ये ब्लैकमेल करेंगे, पैसा बनाएंगे। इनको पता है पाकिस्तान में रखा ही कुछ नहीं है, हमने पूरा का पूरा इलेक्शन उल्टा दिया है। इस मुल्क के अंदर तो जीना भी मुश्किल है, इस मुल्क के अंदर रहना भी मुश्किल है। इन आरओ से बेहतर किसी को नहीं पता, जिन्होंने अपने हाथ से पूरी तबाही फेरी है। वो कभी इस मुल्क में रहना चाहेंगे, वो फटाफट पैसा लपेट के मुल्क से भागना चाहेंगे, और इसीलिए सबने अन्नी पाई हुई है। अब तक के लिए इतनी, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।